हमारे लाइफ स्किल प्रोग्राम में मैं ईरा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी 40 टीम और हमारी प्रेसिडेंट नेहा गुप्ता जी की ओर से मैं ललिता कुशल सेक्रेटरी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे लाइफ स्किल थैंक प्रोग्राम यू। में। थैंक यू ललिता। ईरा जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ईरा जी हमारे जयपुर की क्या पूरे राजस्थान की जानी-मानी हस्तियों में आती हैं। आप पेंटर हैं, आप राइटर हैं, आप मूवीज भी बनाती हैं एंड बहुत कुछ है आप में। बहुत सारी कह लीजिए हॉबीज को इन्होंने अपने प्रोफेशन की तरह यूज किया हुआ है और अपनी हॉबीज को बहुत खूबसूरती से अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल का एक हिस्सा इन्होंने बनाया है। और आइए जानते हैं ईरा जी की जर्नी उन्हीं के थ्रू उन्हीं के मुझसे हम जानेंगे ईरा जी की ये जर्नी इन्होंने कैसे तय करी और कैसा इनका ये आज तक इस मुकाम पे जहाँ पहुंची है वहां तक कैसे पहुंची। आपका बहुत बहुत स्वागत है ईरा जी। थैंक यू ललिता जी। और आप सभी आपको किस को अपने जो मुझे बारे में सुन रहे हैं बताइए? उन सभी को मेरा नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा ललिता। मैंने अपने हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बनाया और क्योंकि मैंने अपने क्रिएटिव जर्नी की शुरुआत पेंटिंग से की और मैं उस समय सिर्फ शौक के लिए कभी कभी 6 महीने साल भर में पेंटिंग एक आध बना लेती थी। लेकिन कहते हैं ना कि हमारा जो किस्मत होती है और हमारा जो प्रारब्ध होता है वो हमें वहां तक ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही एक बार अपनी कुछ बनाई हुई शौकिया बनाई हुई पेंटिंग्स फेसबुक पे डाली और किस्मत से मेरे पास एक मैसेज आया जिससे मैं जानती नहीं थी। एक अमेरिकन था कि उसे वो काम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उनको बोला कि ये पेंटिंग्स को मैं अपनी वेबसाइट पे जगह देना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें पेंटिंग्स मेल कर दी और विद इन 10 to 5 days उन्होंने बोला कि एक पेंटिंग एक प्रोफेसर हैं ब्रोंक्स यूनिवर्सिटी में वो खरीदना चाहती। तो स्टोन पेट्रल वो पेंटिंग थी और एक समुद्री चिड़िया जो मैंने वाटर कलर से बनाई थी तो उसके उन्होंने मुझे $250 दिए। ये क्या बात है। 2011 की बात है। और बस वहीं से मुझे एक डायरेक्शन मिला कि क्योंकि मैं पहले टीवी जर्नलिस्ट थी और उसके बाद वो प्रोफेशन मुझे रास नहीं आ रहा था तो मैं सोच रही थी कि अपनी लाइफ में मैं क्या करूं, कुछ अलग करना चाहती हूँ जिसमें किसी तरह की बंदिशें ना हो, एक आजादी हो आपको काम करने की, आपको अपने वक्त को प्रॉपर आप यूटिलाइज कर सकें और आपका बॉस कोई नहीं हो, आप खुद अपने बॉस हो। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। और जब वो पेंटिंग $250 में बिकी जो काफी अच्छी प्राइस थी उस समय, तो मैंने पेंटिंग को एज अ प्रोफेशन अपनाने का सोचा और वहीं से मेरी पेंटिंग वाली जो कला के क्षेत्र में मेरी शुरुआत हुई, वहीं से मैंने स्टार्ट किया। रात दिन पेंटिंग करना और ऑनलाइन सीखना, ऑनलाइन किताबें मंगा के, ऑनलाइन वीडियोस देख के। और अब तक मैं 9 सोलो शोज कर चुकी हूँ क्या पेंटिंग में बात और है। काफी सोलो एग्जीबिशन। और मेरे कई आर्ट वर्क मतलब दुनिया के बहुत सारे देशों में हैं और इंडिया में भी बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस घरों में मेरे आर्ट वर्क हैं। तो इसे मैं किस्मत ही कहूंगी। और एक ये बात बोलूंगी कि हमें किस्मत जो है या ये कुदरत हमें इशारा करती है तो हमें उस इशारे को समझना आना चाहिए। तो मैंने उस इशारे को समझा और मैंने फिर उस दिशा में मेहनत की लगातार। जी। बहुत खूब ईरा जी। अच्छा ईरा जी मैं ये पूछना चाहूंगी ये तो बात हुई हमारी हॉबीज की अपनी हॉबीज की। जैसे आपके हिसाब से जो सक्सेसफुल वुमेन है क्योंकि आप खुद ही उस एक मुकाम पे पहुंची हुई हैं तो आपके हिसाब से सक्सेसफुल वुमेन्स की क्या क्या हॉबीज होती हैं जनरली जो हम देखने को देखते हैं हम या आपने जो अब तक देखा पाया कि भाई किस तरह की हॉबीज सक्सेसफुल वुमेन की रहती हैं। देखिए सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो हर किसी के लिए अलग है। लेकिन मुझे लगता है जो अच्छी हॉबीज हैं जिससे आप सक्सेसफुल हो भी सकते हैं अगर आप नहीं हैं, तो उनमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि रीडिंग, अच्छी किताबें पढ़ना। किताबें जो हैं वो हमारा दिमाग खोलती हैं, हमें दुनिया की बहुत सारी उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराती हैं जो कि हम आसानी से हम उन तक नहीं पहुंच पाते या हमारी वहां तक रीच नहीं होती। दूसरा, दुनिया कितना आगे बढ़ गई है, अलग अलग जगह क्या क्या काम हो रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रीडिंग की हॉबी होनी चाहिए।
दूसरा बहुत अच्छी हॉबी है म्यूजिक सुनना, जो आपको रिलैक्स भी करता है। और साथ साथ ये तो एक, जैसे हाउसवाइफ हैं जो मान लीजिए कुछ कम पढ़ी लिखी हैं और उन्हें दूसरा शौक है, मान लीजिए कुकिंग का शौक है, तो कुकिंग भी एक बहुत अच्छी हॉबी हो सकती है जो आपके प्रोफेशन में आप उसे तब्दील कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, तो उस अचार को वो सिर्फ अपने घर तक या फैमिली तक ना रख के उसे एज अ प्रोफेशन वो स्टार्ट कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी हॉबीज हैं, और अगर हम अपना टाइम जो है फालतू बातों में ना लगा के, गॉसिपिंग में ना लगा के, किसी भी हॉबी में लगाए, चाहे वो गार्डनिंग हो, रीडिंग हो, पेंटिंग हो, और और भी नंबर ऑफ हॉबीज हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ यूटिलाइज कर पाएंगे, और एक हमारा दिमाग खुलेगा तो हमें खुद ही डायरेक्शन मिलता जाएगा कि हम किस लाइन में जाके उसे प्रोफेशन भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके हिसाब से हॉबीज, अपनी हॉबीज का, हमारी हॉबीज जो होती हैं उनका किस हद तक रोल होता है हमारे प्रोफेशन में, हम उन्हें किस तरह से अपनाएं, ये आपने भी बताया। तो क्या आप हमें थोड़ा सा ये बताएंगे कि जनरली जैसे शादी के बाद हमको हमारी हॉबीज पूरी करने का टाइम नहीं मिलता, या यूं कह लीजिए कि शादी के बाद हम लोग नॉर्मली उसको उस तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते, या छोड़ छोड़ देते हैं, हम अपना एक मी टाइम नहीं निकाल पाते, या उस तरफ ध्यान ही नहीं देते, वो हमारा किसी हद तक छूट जाता है। तो आप क्या मानते हैं कि शादी के बाद जनरली जो हम इस तरीके से छोड़ देते हैं, तो हमें छोड़ देना चाहिए इस तरीके से, या उस शौक को अपना के रखना चाहिए ताकि हम इन फ्यूचर अगर हमारे कभी काम आए तो हम उसको एज अ प्रोफेशन भी यूज कर सकें? देखिए, मैं मानती हूँ कि हर लड़की को अपना एक वजूद बना के रखना चाहिए। शादी होने का ये मतलब नहीं कि आप का वजूद खत्म हो गया, या आपका वजूद अब आपके हस्बैंड से है, आपकी फैमिली से, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा अपना एक इंडिविजुअल वजूद बना के रखना चाहिए, और उसके लिए आपके अपने शौक भी होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, आपका कुछ निजी काम भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर कोई नौकरी कर पाए या नौकरी कर रहा हो, लेकिन आप नौकरी ना करते हुए भी बहुत कुछ ऐसा काम कर सकती हैं, जो आपको अर्निंग भी देगा, कॉन्फिडेंस भी देगा, और आपकी एक अलग पहचान होगी। तो वो मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ, और मुझे लगता है कि हर किसी लड़की को वो सोचना चाहिए। उसके जीवन का लक्ष्य केवल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे शादी करनी है, एक लाइफ पार्टनर मिल जाए अच्छा, और मेरी फैमिली अच्छी चले। उसको ये सोचना चाहिए कि उसका क्या है, वो क्या आइडेंटिटी है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ खाना बनाने, घर चलाने, या मान लीजिए घर मैनेज करने के लिए ही आप नहीं है। ये काम हर कोई कर रहा है, लेकिन आपको ये सोचना है कि आप ऐसा क्या कर रही हैं कि जो आप कर रही हैं, जिससे आप खुद को जवाब दे सकें। आपको किसी भी वक्त पे अफसोस नहीं हो कि मैं ये करना चाहती थी, मैं ये नहीं कर पाई, या आप किसी को देख के ये अफसोस ना करें, अरे ये कितना अच्छा कर रही है, अच्छा कमा रही है, लोग इसे इसके नाम से जानते हैं, काश मैं भी कर पाती। तो एक्सक्यूज मुझे लगता है कि ये सब फालतू के होते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, फैमिली है, बच्चे हैं, वो सबके होते हैं। लेकिन उस टाइम को आप कैसे मैनेज करते हो, उस टाइम में से कैसे मी टाइम निकालते हो, उसके लिए थोड़ा सा, जैसे आप बोलते हैं कि इसे बोलेंगे सेल्फ केयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है लेडीज, हमारी सोसाइटी हम तो बहुत जागरूक हो रही है, लेकिन वो सेल्फ केयर नहीं जानती है। उन्हें लगता है बस ये फर्ज निभाना ही उनका काम है, और जब तक वो खुद के लिए सोचने लगती हैं, लगभग ये अक्सर ऐसा होता है कि वो 40 के आसपास अपने बारे में सोचना शुरू करती हैं, तब तक काफी कुछ वो उनके हाथों से छूटने लगता है। तो मुझे लगता है कि शुरू से ही अपनी हॉबीज को लेके आपको लाइफ में क्या करना है, एक शादीशुदा जिंदगी के अलावा आपकी लाइफ का लक्ष्य क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। और वो आप सोचिए कि आप किस चीज में बहुत अच्छी हैं, क्या आपकी हॉबी है, और किस चीज में आप ऐसा कर सकती हैं कि उससे आपको कुछ पैसे भी मिले, आपकी एक अलग पहचान भी मिले। तो मुझे लगता है कि वो हर लड़की को सोचना इम्पोर्टेंट है। जी, थैंक यू ईरा। लमिता जी। या थैंक यू सो मच ईरा। हमारे साथ रिचा है, तो रिचा आप कुछ पूछना चाह रहे थे आप भी। ओवर टू यू रिचा। Yeah, definitely. Good evening, Ira ji. हाय ऋचा जी, गुड Ira इवनिंग। ji,
married, you actually don't pursue your hobbies. आपकी before marriage जो hobbies होती है, लेकिन शादी के बाद since आपकी priorities change हो जाती हैं, so you generally don't tend to pursue them. So do you think कि it is very important कि after marriage भी हमें अपनी hobbies को continue करना चाहिए? हमें हमारे लिए जो me time है, हमारा own time, which is the most important time, and we should stick to it and follow the same. रिचा, वही वो अभी बात हुई थी वो मेरी पूछ लिया उन्होंने। डिस्कशन डिस्कशन अभी वो हो हाँ चुका अभी, था। हम्म। Basically, हाँ तो other इसी than बात this, को like मैं also जैसे कि और अच्छा, elaborate सॉरी। करना चाहेंगे, हाँ। अच्छा। ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि अगर ये बहाना अक्सर होता है, मैंने मेरे सर्कल में बहुत सारे, क्योंकि मैं राइटर हूँ तो मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ, जाने अनजाने लोगों से भी। तो मुझे लगता है अक्सर लेडीज पे ये बहाना रहता है, या ये बोल लीजिए कि हमें टाइम नहीं मिलता। तो हम सबके पास 86,400 सेकेंड्स होते हैं एक दिन के। और कभी आपने ये सोच के नहीं, आप सोच के देखिए कि आप पे इतने सारे सेकंड्स हैं, और वही सेकंड्स हैं, उन सेकंड्स में से ही दुनिया में जो सक्सेसफुल लड़कियां हैं या लोग हैं, उन्होंने उन्हीं सेकंड्स में से टाइम यूटिलाइज किया है। तो मुझे लगता है टाइम तो कभी एक बहाना नहीं होना चाहिए। एक आपको सीखना है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट सीखना इंपॉर्टेंट होता है जब आप टाइम मैनेज करती हैं। क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटी है आपकी हॉबी या आपका प्रोफेशन, आपने सोचा है कि मुझे अपने इस काम को या अपने शौक को आगे बढ़ाना है, जैसे आप बहुत अच्छी, कोई लड़की या कोई लेडी बहुत अच्छी सिलाई करती हैं और उनको शौक है नए नए डिजाइनर कपड़े पहनने का, और वो अपने लिए स्पेशल कपड़े सिलवाती हैं डिजाइन देके, तो क्यों नहीं वो इसको प्रोफेशन के रूप में अपना सकती। उनको चाहिए कि वो नए डिजाइन बनाए और स्टिचिंग सीखें, और साथ में एक टेलर लगा लें, घर में एक लगा लें, दो लगा लें, और अपना बुटीक स्टार्ट करें। अगर वो इस काम को दिन में 3 घंटे भी दे रही हैं तो एक तो उनकी अलग पहचान बनी, और पहचान के साथ साथ उनको एक अर्निंग मिली। जब आप अपना पैसा कमाते हैं वो सबसे बड़ी ताकत होती है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके हस्बैंड पे कितना पैसा है, आपकी फैमिली लेगेसी में आपको कितना पैसा मिला है, लेकिन अपने आप जब आप कमाते हैं तो एक उसका एक अलग ही प्लेजर होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर किसी को अपना कोई ना कोई शौक, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिस्कवर आपको ही करना होता है। तो उससे आप कमा सकते हैं। अच्छा खाना बनाते हैं तो आप घर से सप्लाई शुरू कर सकते हैं कि एक टाइम आपके यहाँ से खाना सप्लाई होगा, घर का खाना। तो इस तरह से बहुत नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जी। वेरी ट्रू, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, जो कि सबसे हेलो, इम्पोर्टेंट टू अ प्रोफेशन आल्सो। हेलो, एम आई ऑडिबल? या हम्म। या, सो एज यू राइटली सेड, वेरी ट्रू, एंड एट द सेम टाइम अगर आपकी फैमिली भी सपोर्टिव है तो फिर आप अपनी हॉबी को एज अ प्रोफेशन कन्वर्ट करते हैं, एंड इट कैन बी अ वेरी गुड रिसोर्स बेसिकली। बिल्कुल। एंड देन आई वांटेड टू आल्सो चेक, की बात करें तो जनरली पीपल एक सिंगल प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन यू आर इनटू 3 डिफरेंट प्रोफेशंस, लाइक यू नो आप राइटिंग में भी है, यू आर अ फिल्म को भी परस्यू नहीं कर पाते हैं, तो आर यू एबल टू जस्टिस टू ऑल 3 ऑफ देम, लाइक? आई ट्राई टू, और आई डोंट कंसीडर दोज एज 3 डिफरेंट प्रोफेशंस, क्योंकि जो फिल्म मेकिंग है उसमें राइटिंग, उसमें आर्ट फॉर्म इन्वॉल्व होता है। तो मेरा जो राइटिंग और पेंटिंग का जो प्रोफेशन है वो मिल जाता है, और फिल्म लाइन में वो बहुत सपोर्ट करता है। क्योंकि बीइंग अ फिल्म मेकर आपको आर्ट की समझ होनी चाहिए, आपको राइटिंग की समझ होनी चाहिए, आपको कैमरा की समझ होनी इम्पोर्टेंट है, आपको सेट्स की समझ होना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें एक विजन देती हैं मुझे, क्योंकि मैं फोटोग्राफी भी काफी करती हूँ, शुरू से मुझे शौक है। तो और बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा जो टाइम है, जैसे कि मैंने बोला कि ये मेरी हॉबी भी है, मेरा प्रोफेशन भी है, तो मैं पूरा टाइम यूटिलाइज करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं लिखती नहीं हूँ तो मैं पेंटिंग बनाती हूँ, और जब मैं पेंट नहीं कर रही होती हूँ तो मैं लिख रही होती हूँ, या मैं सोच रही होती हूँ, या फिर मैं फिल्म्स देखती हूँ। मैं बहुत फिल्म्स देखती हूँ दिन में, एक फिल्म में मेरा रूटीन है कि एक फिल्म मुझे देखनी है। मेरा रूटीन रहता है कि मैं दिन में 1 घंटा कम से कम कोई किताब पढूं, कोई नॉवल पढूं। तो मेरा पूरा दिन क्रिएटिविटी से ही इन्वॉल्व रहता है।
तो मुझे और बहुत कम शौक है, मुझे और चीजों का शौक नहीं है ज्यादा, बाहर गॉसिपिंग का शौक नहीं है। हाँ, लोगों को सुनना अच्छा लगता है क्योंकि उससे मुझे आइडियाज मिलते हैं, अदरवाइज मैं इसी में इन्वॉल्व रहती हूँ। तो एक तरह से आप जैसे बोल सकते हैं ना कि एक घर है, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में निकल के जाना है कि मैं पेंटिंग करती हूँ, नहीं तो फिर मैं राइटिंग करती हूँ, नहीं मैं सोचती हूँ। और जो इस समय हॉबी मैं कहूँ तो हॉबी मेरी गार्डनिंग है, तो मैं इस समय काफी गार्डनिंग भी कर रही हूँ लॉकडाउन पीरियड में, तो वो एक नई एनर्जी देता है। तो इस तरह मैनेज करती इन तीनों चीजों को, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई ही हैं। सो जी ट्रू, एंड ऋचा जी। एज यू सेड कि आप गार्डनिंग भी करते हैं, तो आजकल गार्डनिंग तो इज द लेटेस्ट ट्रेंड एंड द लेटेस्ट क्रेज, एंड सिंस इट इज सो वेरी एसोसिएटेड टू नेचर एंड फ्रेश एयर, तो pollution period also, like having a fresh air internally is very important. या आई एग्री। Now I would really request Lalita also, like, there were a couple of things which even she wanted to ask. Lalita, are you there? या या हेलो, थैंक यू रिचा। तो ईरा, आपने बहुत ही खूबसूरती से अभी बताया कि जैसे आप, हमने सोचा ना स्विच कैसे करते हैं कि राइटिंग से फिर आप पेंटिंग में, और पेंटिंग से फिर आप इसका, आपने बहुत ही खूबसूरती से हमें बताया कि जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना अपने घर में, इट्स लाइक दैट। बहुत ही अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया। अच्छा, जैसे जो अपनी हॉबीज है, हम लोग शादी से पहले हमको लगता है अरे वाह हमारी तो ये हॉबी है, हमें गाना सुनना अच्छा लगता है, हमें डांस करना अच्छा लगता है, किसी को गार्डनिंग अच्छी लगती है, किसी को एडवेंचर लाइफ अच्छी लगती है, तो कोई राइडिंग पे चला जाता है। तो लेकिन पता है जैसे शादी के बाद, आप ये कह लीजिए 25 साल की उम्र के बाद, 25 से 60 के बीच में हम लोग किसी, जैसे शादी हो गई, फिर 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, काम की, घर की, गृहस्थी की, उन सब 25 से 60 साल की उम्र के बीच में इंसान अपनी जो हॉबीज है कह लीजिए, उनको एक तरफ शौक को थोड़ा दरकिनार कर लेता है, सोचता है नहीं चलो पहले हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लें, पहले हम, तो एक वो पार्ट थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है हॉबी के लिए 25 से 60 के बाद। फिर 60 साल के बाद जब अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद इंसान फ्री हो जाते हैं, हम लोग फ्री हो जाते हैं, फिर जी उसके बाद लगता है कि अरे यार नहीं, पोस्ट रिटायरमेंट वाली जो एज आ जाती है, फिर लगता है यार काश हम अपनी हॉबीज को कंटिन्यू रखते तो आज उस चीज को शायद और ज्यादा एंजॉय कर पाते। इस बारे में आपकी क्या राय है, जो 25 से 60 का जो पीरियड होता है उसमें हम कैसे मैनेज करें अगर हमारी हॉबी हमारी अर्निंग का सोर्स ना हो तो? देखिए ललिता, मैंने आपको पहले भी कहा कि एक लेडी को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो खुद क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। और ठीक है, मान लीजिए आपने सही कहा कि अर्निंग का सोर्स ना हो, तो क्या आपकी हॉबीज, मुझे लगता है हॉबीज एक ऐसी चीज होती है जो आपको रिलैक्स करती है, आपको एक न्यू विजन देती है लाइफ का, और आपको खुशी देती है। सबसे बड़ी बात वो खुशी आपको, मुझे लगता है जैसे आप शॉपिंग करते हैं, कुछ नया लाते हैं, तो वो थोड़ी देर की खुशी है आपकी। एक मेटेरियलिस्टिक चीज एक अलग चीज है, या फिर आप गॉसिप करा, कहीं इधर उधर बुराई करी, किसी की अच्छाई करी, ठीक है, उसमें भी आपको थोड़ा मजा आया। लेकिन एक जो इनर पीस है, आपको एक जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, वो आपकी हॉबी देती है। मान लीजिए आपने कई सालों बाद ब्रश उठाया और एक कैनवास या फिर अपनी दीवार पे कुछ बनाया, तो वो आपको इतना अच्छा लगेगा, आप उसे देखोगे आते जाते, या कोई आएगा तो उसे दिखाओगे। तो वो एक खुशी है जिसे आप खरीद नहीं सकते, उसे आप बयान नहीं कर सकते शब्दों में, वो इम्पोर्टेंट है और वो आपको भरती है अंदर से। और दूसरा, जो जिम्मेदारियां हैं वो हमें कहीं ना कहीं थकाती हैं, जो हॉबीज हैं वो हमें रिफ्रेश करती हैं। तो आप एक साथ कई हॉबीज परस्यू कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को गार्डनिंग गार्डनिंग पसंद है, वो गार्डनिंग कर रहा है, तो वो म्यूजिक भी चला सकता है, साथ में म्यूजिक सुन रहा है। या आपको लगे कि कुछ नया सीखना है, तो आप नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, उससे क्या होगा, आप सोचो कि मैं स्पेनिश सीख रही हूँ, या अभी आप मैं कि मुझे स्पेनिश कुछ काम, ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत काम है, इंग्लिश से मेरा काम चल जाएगा। लेकिन जब आप कुछ नया सीखते हैं तो वो एड ऑन करता है आपके कॉन्फिडेंस में, आपके लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो आपके काम भी आता है। जो सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो आपको एड ऑन करता है, आपके पर्सनैलिटी में एड ऑन करता है, एक स्टार लगा देता है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस जो होनी शुरू होती है आफ्टर 45, तो इन खाली महसूस करने लगती हैं औरतें। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे अपनी लाइफ में कहीं पढ़ने सेटल हो गए, आफ्टर वो मतलब पढ़ने चले गए,
हायर एजुकेशन के लिए, हस्बैंड अपनी लाइफ में बिजी है, मान लीजिए अगर लेडी वर्किंग भी है तो भी उसे खालीपन लगता है, और हाउसवाइफ है तो बहुत ज्यादा खालीपन लगता है, उसे लगता है कि बस अब मेरी जरूरत खत्म, अब मेरी लाइफ में क्या है। तब वो दोबारा अपनी हॉबीज तलाशना शुरू करती है। तो मुझे लगता है ऐसी नौबत ही क्यों आए, आपको स्टार्टिंग से ही अपनी जो भी चीज है उसे जिंदा रखना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मुझे 1 घंटा तो अपने लिए रखना ही है। और अगर आपकी कोई हॉबी और आपके दिमाग में क्लिक कर लिया कि मुझे इस हॉबी से पैसे कमा सकती हूँ, मैं मुझे इस हॉबी से कुछ लगता है, तो मुझे लगता है कि व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं करेंगे। और सपोर्टिव फैमिली हो तो बहुत अच्छा, और नहीं भी हो तो उन्हें आपको मनाना आना चाहिए, उन्हें आपको ये संदेश देना कि मुझे ये करना है। तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक आप आइडेंटिटी है और कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल दोनों को राइट्स दिए हैं। तो उस चीज से निकलना होगा कि ये क्या कहेंगे, सास क्या कहेगी, ससुर क्या कहेंगे। आपको अपना डिसाइड कर लिया तो आपका एम क्या है लाइफ में, वो देखना इम्पोर्टेंट है कि ये क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या ये मुझे खुशी देगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आपको 60 साल का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा से अपने शौक को अपने साथ रखना चाहिए, और उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो शौक आपकी पहचान भी बने। अच्छा ईरा, मैं ये पूछना जानना चाहूंगी कि क्या सब कुछ बहुत स्मूथ रहा क्या आपकी लाइफ में? क्योंकि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मूड आया जब आपको लगा नहीं यार ये तो थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो गया, मैं अब इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी? क्योंकि हर किसी की लाइफ अप्स एंड डाउन से फुल रहती है। तो क्या आपकी लाइफ में कभी कोई चैलेंज आपने आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज फेस किया और बहुत ही खूबसूरती से आपने उसके साथ डील किया? तो वो आप हमें बताइए, कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी, मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रहे, और अक्सर हमें ऐसा जो रोशनी दिखती है, हर उस रोशनी के पीछे बहुत अंधेरे होते हैं। हमें सिर्फ चमक दिखती है, और हमें उस इंसान के छाले नहीं दिखते पैरों में कि वो इस रोशनी तक कितना मुसीबत से आया होगा। तो लेकिन मैं उन जो मेरे जो भी तकलीफें हुई या जख्म हैं, उनको मैं अपना एक मेडल मानती हूँ। मुझे लगता है कि वो मेडल्स हैं, और उन्होंने मुझे हौसला दिया। वो एक कहावत है ना कि जो आपको तोड़े नहीं, वो दर्द आपको हमेशा तराशता है, मजबूत करता है। मतलब जो आपको मारे नहीं, वो आपको मजबूत करता है। तो हर मुसीबत के बाद, और दूसरा मैं अपनी जिद को अपनी ताकत मानती हूँ कि मैंने अगर फैसला करा है कि मुझे अपनी लाइफ में करना है, तो फिर मेरा ये रहता है कि चाहे अब पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, कोई सपोर्ट करे ना करे, तो मुझे ये करना ही है। तो वो एक ताकत होना, वो जुनून होना जरूरी है, क्योंकि हम सबको लाइफ में एक ही बार मरना है। तो मैं मानती हूँ कि हमें अपनी ड्रीम्स के लिए जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें रोज नहीं मरना कि हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो सोच सोच के नहीं मरे। तो ये मेरा आउटलुक रहा है हमेशा। और मेरी फैमिली अब बहुत सपोर्टिव है। जब मैंने स्टार्टिंग में परेशानियां थी वो अलग चीज थी, लेकिन अब बहुत सपोर्टिव है। और मुझे लगता है कि अगर आप ठान लो ना, आप सोचो कि मुझे इस रास्ते पे जाना है। हो सकता है कई बार पेरेंट्स भी नहीं सपोर्ट करते। अब जैसे मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनको एक ऐसी लाइन मुझे मेरा चुनना जिसमें एक क्रिएटिव लाइन, जिसमें आप की श्योरिटी नहीं होती कि मंथली आपकी सैलरी आएगी, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप ठान लें कि आपको इस रास्ते पे जाना है, आपको नया रास्ता बनाना है, आपको उस लाइन पे नहीं चलना है जो किसी ने खींची है, आपको एक नई लाइन खींचनी है, तो उसके लिए जिद्दी होना पड़ता है थोड़ा, और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और फिर जब आप उस रास्ते पे जाके कुछ अचीव कर लेते हो, तो मुझे लगता है फिर आपके साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो आपकी अपनी असली ताकत तो आप खुद ही होते हैं, ये मैं मानती हूँ। बाकी सपोर्ट बाद में, आपको खुद अपनी ताकत बनना इंपॉर्टेंट है। हर लड़की से मैं यही कहूंगी, खुद अपनी ताकत बनो, अपने फैसले लो। तब आप जब एक मुकाम पे आ जाओगे तो आपको लगेगा आपके साथ बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी आपको खुद ही पे भरोसा करना आना चाहिए। जी बिल्कुल, जी। बहुत सही कहा आपने हीरा कि हमको खुद हिम्मत रखनी चाहिए, हमको खुद अपने पर भरोसा रखना चाहिए। तो इसी के साथ में आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगी कि नारी सशक्तिकरण की हम लोग सब बातें करते हैं, आप नारी सशक्तिकरण को, वुमेन एम्पावरमेंट को किस रूप में देखती हैं? मैं विमेन एम्पावरमेंट, अपने फैसले लेने की आजादी, वो सब असली विमेन एम्पावरमेंट है। आपको ये नहीं कहना पड़े कि मुझे इस चीज की परमिशन मिल गई है। दिस इज द मोस्ट डेरोगेटरी सेंटेंस आई एवर हर्ड। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे
ससुराल से या मुझे अपने पति से परमिशन लेनी पड़े किसी चीज के लिए कि मैं ये करना चाहती हूँ या ये कपड़ा पहनना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है असली एम्पावरमेंट वो है कि लड़की अपना कमाए, उसके अपने फैसले हों, उसके अपने हक के लिए उसे किसी से पूछना ना पड़े, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट ऑफ इक्वालिटी। तो जब इक्वालिटी का राइट है एक औरत के पास, फिर क्यों उसे अपने प्रोफेशन को चुनने के लिए, बाहर जाने के लिए, हर बात के लिए परमिशन की जरूरत पड़े। और ऐसे हालात हैं बहुत, अभी भी वैसे ही हालात हैं। जब हम सोचते हैं कि आप और हम डिस्कशन कर रहे हैं वीमेन एम्पावरमेंट पे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गांव में जाके देखें या शहरों में ही थोड़ा सा ट्रेडिशनल फैमिलीज की तरफ जाके देखें, तो विमेन सेकेंडरी हैं। आज भी जो पैट्रियार्की है वो हावी है। तो मैं पैट्रियार्की के बहुत खिलाफ हूँ, और न ही मैं मैट्रियार्की को सपोर्ट करती हूँ, मैं इक्वालिटी को सपोर्ट करती हूँ कि दोनों इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहे, दोनों प्यार से रहें। और वही असली एम्पावरमेंट है कि औरत की अपनी पहचान हो, अपनी अर्निंग्स हो और अपने फैसले हो। जी जी बहुत ललिता जी। जी, थैंक यू सो मच हीरा, आपने बहुत अच्छे से इसको इलेबोरेट करके बताया, और सबकी अपनी व्यू होते हैं, आपकी भी सोच बहुत अच्छी है नारी सशक्तिकरण के ऊपर कि इक्वलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू, ओवर टू यू रीचा। रीचा, रीचा इक्वालिटी, और सबसे बड़ी बात है कि Yeah, thanks, सेफ्टी। Lalita. आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी हीरा। हाँ, मैं बोल रही थी कि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम विमेन्स पर ही है कि हम अपने घर में अपने बच्चों को किस तरह सिखाएं। आज अगर हम उनको इस तरह तैयार करें इक्वालिटी को लेके, तो मुझे लगता है अगली जो जनरेशन है उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अगर हम लड़के और लड़कियों को इक्वालिटी से पालें, उनको ऐसा इन्वायरमेंट दें कि उसमें उन्हें ये ना लगे कि आदमी है तो वो श्रेष्ठ है, औरत है तो वो कम है, या घर की इज्जत है, या ये सब बातें नहीं। इक्वालिटी, हमें इक्वालिटी चाहिए, और वो हम अगर आज अपने बच्चों में चीजें डालेंगे तो आगे तस्वीर चेंज होगी, और वही असली एम्पावरमेंट होगा सोसाइटी का। क्योंकि अगर सोसाइटी एक एजुकेटेड वुमेन है, एम्पावर्ड वुमेन है, तो ऑब्वियसली सोसाइटी एम्पावर्ड होगी। या थैंक यू, Priya थैंक ji, यू। as you rightly said, कि इट्स अ राइट टू इक्वालिटी बेसिकली, एंड जैसा कि हमने हमेशा सुना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अगर अपने बच्चों को सिखाओगे, सही संस्कार दोगे कि लड़के और लड़की में कुछ ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इफ यू ट्रीट योर किड्स इक्वली, इट्स ओनली देन आउटसाइड वर्ल्ड आल्सो। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तभी वो बाहर जाकर के उसी को फॉलो करेंगे। सो इट्स वेरी ट्रूली सेड। बिल्कुल। Iraji, I would also like to ask you, like, any message that you would want to give to the other women, like, especially those women who actually don't भी बहुत सारे लेडीज है जिनके पास एक्चुअली कोई हॉबी नहीं होती है, सो बट एज वी ऑलरेडी डिस्कस, टू हैव अ हॉबी एंड टू परस्यू द सेम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके पास एक्चुअली कोई हॉबी नहीं है? जी, मुझे लगता है कि हर किसी को खुद से बात करनी चाहिए अकेले में बैठ के, कि वो इस दुनिया में क्या करने आए हैं। आप पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे, ये सब हर कोई कर रहा है। ये आपकी हॉबी नहीं है, ये आपकी पहचान नहीं है, ये आपका प्रोफेशन नहीं है, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बीइंग अ सोशल एनिमल, मतलब बीइंग अ सोशल सोशियोपैथ, यू हैव टू डील विद ऑल दिस। लेकिन आप खुद क्या हैं, खुद क्या करना चाहती हैं, आप सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना कि अपने जीवन का एक उद्देश्य तलाशना, तो वो हर किसी का अलग हो सकता है। और मुझे लगता है कि हर औरत को और हर आदमी को भी वो अपना उद्देश्य तलाशना इम्पोर्टेंट है। कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, आपने पैसे कमाए, आपका घर अच्छे से चल रहा है, सब कुछ है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई कमी है, तो वो कमी कैसे पूरी होगी? वो कमी पूरी होती है जब आप दूसरों के लिए भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपकी हॉबी है वो आप ही को फायदा दे। हो सकता है आप उस हॉबी को आगे प्रोफेशन बना के बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, उन लोगों को भी काम दे सकते हैं। जैसे बीइंग अ राइटर, मैं मानती हूँ कि अगर मैं कुछ लिखती हूँ, मेरी किताबें पढ़ के मान लीजिए किसी के जीवन में पॉजिटिव असर हुआ, 5% भी हुआ, तो वो मेरा अचीवमेंट है।
मेरी फिल्म देख के किसी के जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट आया, या मुझसे बात करके किसी को भी कुछ सोचने पे मजबूर हुआ, तो मुझे लगता है वो ही मेरा एक कंट्रीब्यूशन है। तो हर इंसान अपनी तरह से कंट्रीब्यूशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने छत पे बहुत अच्छा टेरेस गार्डन लगाता है, तो आप देखेंगे कि विद इन 3-4 मंथ्स उसके आसपास की छतों पे भी गार्डन लोग बनाने लगेंगे। तो ये है मोटिवेशन। तो और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ अलग करें अपनी जिम्मेदारियों के अलावा, कुछ ऐसा जो दूसरों को भी मोटिवेट करे और आपको एक अच्छी खुशी दे, सच्ची खुशी दे, और आप फालतू बातों में अपनी एनर्जी ना लगाएं, पॉजिटिव कुछ करें। और उस पॉजिटिविटी से आपके घर के बच्चे भी बिना कहे बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जो आपको उन्हें अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत जरूरी है कि तलाशिए अपने जीवन का उद्देश्य। जी रिचा जी। सो बेसिकली खुद के साथ बैठना और सोचना कि लाइक आखिर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पसंद है, ये आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी आप अपनी हॉबीज आप उन्हें फॉलो कर पाएंगे। Ira ji, I would also like to ask you, जैसे आप इतनी से you are a creative painter also, so there are so many paintings which you generally make. तो आप जब अपनी paintings बनाते हो, तो naturally एक thought process होता है आपके mind में, and accordingly the creativity paintings के through depict करना चाहती है. Like, does every painting of yours have some message, and which is the best message जो आपने अपनी painting के through depict करा है basically? हेलो, Hello, yeah, can you hear आवाज me? या देखिए, स्टार्टिंग में तो मैंने वेमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, और उसमें एक सबसे अच्छी जो पेंटिंग मुझे पसंद है वो है इन द सर्च ऑफ डिग्निटी। तो उस पेंटिंग का मैसेज यही है कि एक औरत जो है वही पुरुष को जन्म देती है, उसी से सृष्टि चलती है, वो जन्मदात्री है। तो अगर उस पे किसी तरह का खतरा आता है, तो मुझे लगता है उसे जान लेने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब अपनी डिग्निटी के लिए किसी भी खतरे से जूझने का जज्बा एक औरत में होना चाहिए। तो वो मेरी अब तक की बेस्ट पेंटिंग मुझे लगती है, जो मेरे दिल के करीब है। बाकी तो सारी पेंटिंग्स ही एक कलाकार का सृजन जो है, एक आपके बच्चों की तरह होता है। आपकी थॉट जो आप कैनवस पे उतारते हैं, तो सभी आपको पसंद होती हैं, सभी अच्छी लगती हैं। बहुत खूब। अच्छा ईरा आपके पास ऐसी कुछ पेंटिंग्स? मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स है। इसके अलावा जो सिटी सागा नाम से मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं, जो महानगरों की कंडीशंस बयान करती हैं कि इतने बड़े बड़े घर हैं, बिल्डिंग्स का जाल है, लेकिन हर इंसान एक कोना तलाश रहा है जहां उसे थोड़ा सा प्यार मिल सके, सुकून मिल सके। तो इस तरह की सिटी सागा सीरीज की मेरी कई पेंटिंग्स हैं जो बहुत पसंद की गई। उसके अलावा पर्दा सीरीज की पेंटिंग्स मैंने आज से 4 साल पहले बनाई थी। और आवाज में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। हेलो हेलो। या जी मे बी एक बार मैं म्यूट कर लेती हूँ तो। जी। तो उसके अलावा पर्दा सीरीज की मैंने पेंटिंग्स बनाई, जिसमें हर स्त्री के चेहरे पर एक नकाब है। और वो पेंटिंग्स जो हैं, आज देखिए, एक मैं तो यही बोलूंगी, एक चमत्कार सा है कि आज से 4 साल पहले मैंने पेंट करा था वो, कि हर चेहरे के ऊपर एक पर्दा, एक नकाब लगा हुआ है। और आज वही हाल है कि हम कोरोना काल में हर किसी के, दुनिया में हर किसी के चेहरे पे एक नकाब आ गया है। पहले ही लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल था, और अब तो और भी मुश्किल हो गया है। तो ये सब कुदरत है, और मुझे लगता है कि कलाकार को जो है इल्हाम होते हैं, मतलब एक जो बोलते हैं ना, एक प्रिडिक्शन होता है, उनको पहले से कुछ कुछ पता चलता है। तो क्योंकि जो कला है उसे मैं कुदरत की देन मानती हूँ, और कुदरत जो है वो सब कुछ पहले से जानती है। तो ये पेंटिंग्स भी मेरे बहुत करीब हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक पर्दा होता है, एक दर्द होता है, जिसे वो दूसरे को दिखाने से डरता है, बचता है, और उसे छुपा के वो मुस्कुराता है।
तो मुझे लगता है कि इस तरह से सभी पेंटिंग्स के अलग अलग मीनिंग्स हैं, और आप मेरी पेंटिंग सर्च करेंगे नेट पे तो आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने ईरा। अच्छा, वैसे तो ईरा Great. That's very nice. बहुत सारी बुक्स आपने लिखी है, और उनमें से जैसे कुछ एक आध है, अनछुआ ख्वाब हो गया, मेरे प्रिय, और पहेली, और रिस्क एट इश्क। तो इन सब में आपकी वैसे तो बहुत सारी बुक्स है, लेकिन ये कुछ है जो मुझे जहन में है, मेरे याद है। तो आपकी फेवरेट कौन सी है इनमें ईरा, और क्या है उनमें ऐसा जो आपकी वो दिल के करीब है ये बुक्स? मेरी पहली किताब थी अनछुआ ख्वाब, जो कविताओं की किताब है, जो 2012 में आई थी। और वो बहुत कच्ची सी किताब थी, और एक आप एकदम रॉ फीलिंग्स जो होती हैं, आप जो महसूस करते हैं वो लिखते हैं। तो वो एक अलग तरह की किताब है, वो जिसने मुझे एक पहचान दी और लिखने के लिए प्रेरित किया। उसके अलावा अभी तो मैं काफी अच्छी जगह से मेरी किताबें आई हैं। ऑडियो नॉवल मेरा गुस्ताख इश्क, वो मेरा सबसे फेवरेट काम है, जो स्वीडिश ऑडियो कंपनी स्टोरी टेल से आया है। और काफी ऑडियो मेरी कहानियां हैं ऑडियो फॉर्म में। तो उसमें गुस्ताख इश्क सबसे अच्छा है और काफी मेहनत से लिखा गया है। उसके अलावा रिस्क एट इश्क मेरा नॉवल है, पहला नॉवल था मेरा रिस्क एट इश्क। मूर्ति, वो मेरा दूसरा नॉवल था। तो एक नॉवल लिखने की यात्रा अलग होती है, जिसमें आप बहुत सारे कैरेक्टर्स से डील करते हैं एक साथ। तो सभी अलग अलग तरीके से मुझे बहुत प्यारे हैं, और एक बेस्ट काम जिसे कहते हैं तो वो तो अभी आना बाकी है, उसी की तलाश में हूँ, उसी के लिए काम कर रही हूँ। जी हीरा, अच्छा, सबकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत ही ऐसा कुछ पल होता है जिसे वो शेयर करना चाहता है, अच्छा या बुरा। अगर अच्छा है तो भी बड़ा कि उस चीज को सोच के और याद करके आज भी खुशी मिलती है, और अगर कोई बुरा तो उस बुरे वक्त से कैसे निकले। कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा पल जो आप शेयर करना चाहोगे व्यूअर्स के साथ सारे? एज सच ऐसा तो कुछ याद नहीं आता, पर मुझे लगता है कि जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं काफी आगे आ गई हूँ, और वही मेरे लिए एक ताकत है। ये सोचती हूँ कि जब यहाँ तक आ गए हैं तो और आगे भी जाएंगे। जब तक जिंदगी है लगातार चलना है, और बहुत लंबी प्लानिंग मैं कभी लाइफ को लेके करती नहीं हूँ। बस मेरा यह है कि आपने जो तय किया है उसके लिए आप लगातार मेहनत करो, और अच्छे दिल से मेहनत करो, सच्चे दिल से मेहनत करो। क्योंकि कर्म पे मैं बहुत विश्वास रखती हूँ। अगर आप दिल से साफ हैं और आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो आपको जो है कुदरत है वो हमेशा सपोर्ट करती है। आपके जीवन में अच्छे लोग आएंगे, बुरे भी आएंगे, लेकिन हमको उससे बचना आना चाहिए। और मतलब जो एनर्जीज में बहुत बिलीव करती हूँ मैं, कि अगर मुझे किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो मैं बड़े से बड़ा नुकसान उठा लूंगी, लेकिन मैं अपने मन के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तो यही एक है कि अगर आप पास फेलियर से निकल के आगे तक आ गए हैं तो आगे भी जाएंगे। इसलिए मैं अपने आप को समझाती हूँ कि दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है, और खुशी में अपने होश नहीं खोने हैं, जमीन पे रहना चाहिए। क्योंकि एक पार्ट ऑफ लाइफ है, जो दुख है वो भी निकलेगा, जो सुख है वो भी चला जाएगा। तो अगर आप इस तरह जीना सीख लेते हैं और इस तरह अपने को, और ये चीज ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, इस चीज को निरंतर लगातार खुद को समझाना पड़ता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप फिर, आपको बड़े से बड़ा नुकसान ज्यादा दुखी नहीं करता, और कोई भी बहुत बड़ी खुशी ऐसा नहीं है कि आपके होश उड़ जाए और आप बहुत आसमान में उड़ने लगो। तो मुझे लगता है एक संभाव में रहना इंपॉर्टेंट है। संभाव में रहोगे तो लाइफ आसान रहेगी। और बस मेरा यही है कि काम करते रहो अच्छी भावना से। जो आपको प्यार करते हैं उनको साथ लेके चलो, और जो आपको पसंद नहीं करते किसी वजह से या बिना वजह भी, तो उनसे दूर रहो। 100 गज की दूरी कम से कम। जी सही कहा आपने ईरा। अच्छा ईरा, अभी जैसे कोरोना का समय चल रहा है, इसमें या हार्डशिप, अभी कई लोग कई प्रॉब्लम्स कई तरीके की फेस कर रहे हैं लोग। खास करके वुमेन को दोनों तरफ से फेस करना पड़ता है, गृहस्थी भी चलानी है तो फाइनेंशियली भी देखना है, हस्बैंड भी अगर काम छूट गए तो वो भी सब। तो हमारी 40 विमेन्स विंग की जो महिलाएं हैं, मेंबर्स हैं हमारी, उनके लिए और जो भी व्यूअर्स हैं अभी जो देख रहे हैं, उन सबके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से
इस मतलब कैसे इस समय से निकला जाए और क्या करना चाहिए, किस तरीके से, ऐसे कोई मैसेज हम सबके लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जो वक्त चल रहा है उसमें एकदम शांत रहना आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो, आप यही सोचते रहें कि ये वक्त कब जाएगा कब जाएगा। आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहते हुए, सकारात्मक रहते हुए, खुश रहते हुए, क्योंकि अभी लॉकडाउन ने हमें समझा दिया कि हमारा जो अल्टीमेट जो सहारा होता है वो हमारा घर होता है। आप दुनिया में कहीं भी भटक लें, आपको घर आना है। और जब आप लॉकडाउन में बंद रहे घर में, तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने घर वालों को प्यार दें, रेस्पेक्ट दें, उनको अपनी प्रायोरिटी समझें। कई बार ये होता है कि लोग जो हैं वो बाहर वालों को तो बहुत प्रायोरिटी देते हैं और अपने घर वालों को ही भूल जाते हैं। अपने घर वालों को सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके जितना ज्यादा करीब है उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट, प्रॉपर एटिकेट्स वाला बिहेवियर उनके साथ होना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो वो इम्पोर्टेंट है कि घर में अच्छा एक पॉजिटिव माहौल हो, जिससे बच्चे भी अच्छा सीखें, डिसिप्लिन सीखें, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहां हर चीज बहुत बहुत अच्छी होती है। और दूसरा, भरोसा रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा, बस आपको भरोसा रखना आना चाहिए और हिम्मत रखनी आनी चाहिए। ये नहीं सोचना है कि मेरा कारोबार डूब गया तो अब क्या होगा, सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आप जीरो से शुरू करने की हिम्मत भी आनी चाहिए आपको, कि हो सकता है कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोगों का काम छिन गया, लेकिन हमें एक हिम्मत रखनी चाहिए कि हम जिंदा रहेंगे तो हम दोबारा सब कुछ फिर से बना लेंगे। तो बस यही कहूंगी। और कोरोना बहुत फैल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सावधानी रखिए, लापरवाही मत करिए। क्योंकि हो सकता है आप अपनी इम्यूनिटी की वजह से आप बच जाएं, लेकिन आपसे जो 4 लोगों को इन्फेक्शन होगा, हो सकता है उनमें से किसी को ज्यादा तकलीफ हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी सेफ्टी बना के रखिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखिए। और अगर आपके आसपास भी किसी को कोरोना हो गया है तो उनके लिए सपोर्टिव मोड में रहिए। ऐसा नहीं कि उनको जैसे छूत की बीमारी लग गई और आप उनसे दूर भागने लगे, आप उनको मदद ऑफर कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है ललिता, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर और लोग सुन रहे हैं तो उन लेडीज तक बात पहुंचे, लोगों तक, कि ह्यूमन बनना बहुत जरूरी है। अपनी ह्यूमैनिटी बचा के रखिए। कल किसी और को हो रहा है, आज आपको भी हो सकता है, किसी और को हो सकता है। तो बेस्ट पॉसिबल अगर आप किसी की दूर से मदद कर सकते हैं सेफ्टी रखते हुए, तो वो जरूर करिए। कोई बुजुर्ग है तो उनके घर में हालचाल पूछ लीजिए, कोई बीमार है तो वहां खाना आप एक टाइम पहुंचा सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज कि आप लोगों को सपोर्ट करके एक ये जो वक्त चल रहा है, बहुत मुश्किल वक्त है, उसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं दूसरों के लिए, और आपको खुद भी वो बहुत संतोष देगा। क्योंकि जैसे कहते हैं, पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी फैलती है। और अगर आप लोगों से बचेंगे तो हो सकता है कल को वो ही आपको प्रॉब्लम आए तो कोई नहीं आएगा। आज आप एक हाथ बढ़ाते हैं तो कल को 4 हाथ आपकी तरफ भी बढ़ेंगे आपकी मदद के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। Thank you so much, Ira. Over to you, Richa. Richa, are you there? Richa? Richa? Yeah, I'm there. Yeah, over to you, Richa. Thank you so much, Iraji. We had a very nice session with you. And as we rightly discussed, like you've given a very good message for all the 40 women. And we would really love to be have an association with you. थैंक यू। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ कोई ना कोई अच्छे प्रोग्राम हम करें। अभी तो सब ये वर्चुअल ही चल रहा है। इन फ्यूचर कुछ हुआ तो हम लोग हमारे 40 ऑफिस में कोई अच्छा एक इवेंट प्लान करेंगे आपके साथ। ईरा, बहुत अच्छा लगा। और आज ईरा जी के साथ बहुत अच्छा लगा, जो कि बहुत सारे अवार्ड से जैसे सम्मानित। कि आप रेगुलरली काफी सारे आर्ट शोज एंड एवरीथिंग आप करते रहते हैं, सो जैसा कि ललिता राइटली सेड है ना कि आप अपने एग्जीबिशन में हमें भी इनवाइट करें, सो दैट यू नो वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ सीइंग, हैविंग अ लुक एट देम। बिल्कुल। इन फ्यूचर I would love to invite you
in future whenever I plan to have any show in Jaipur. श्योर 40 women पूरा So conduct any virtual exhibitions also कि जैसे आपकी पेंटिंग्स तो constantly होती ही रहती हैं, तो आप कोई virtual exhibitions भी conduct करते हैं क्या? फिलहाल तो नहीं करा, फिलहाल मैं अभी अपने कुछ राइटिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उन पे ज्यादा फोकस हूँ, तो अभी तो फिलहाल कोई एग्जीबिशन प्लान नहीं किया है। Okay. मेरा आर्ट वर्क ऑनलाइन है और फेसबुक पर भी है, तो आप देख सकते हैं उसे। Definitely. जी, थैंक यू सो मच Thank you so much. थैंक यू सो मच ईरा। थैंक यू ललिता, थैंक यू रिचा। 40 women विंग Thanks a की lot. ओर से और प्रेसिडेंट नेहा की ओर से, मैं ललिता गुचल सेक्रेटरी, थैंक यू सो मच ईरा, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ अपनी फीलिंग शेयर करी और अपने बारे में बताया, और बहुत अच्छा लगा ईरा के साथ आज इंटरेक्ट करके, क्योंकि ईरा बहुत सारे विमेन एक्सीलेंस फ्यूचर ऑल्सो जी, स्पीकिंग में, पेंटिंग में, स्टोरी राइटिंग में ईरा जी को बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थैंक यू सो मच ईरा, आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे भी बहुत